हाँ, हम आप देखें आज हमारे अध्ययन का विषय है चुनाव और मतदान विभाग, जिसमें खासकर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चुनाव के बारे में। हम आप देखें आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस से है और उन्हें आफ्टर ऑल लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकप्रिय प्रभुसत्ता और चुनावों का क्या रोल है लोकतंत्र में, इसके बारे में हमें कम से कम ज्ञान है। हम आप देखें कि लोकतंत्र जो कि जनता का, लोकतंत्र दो शब्दों से बना है, लोक धन तंत्र, यानी जनता का शासन। अब लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे सीधे चुनाव में भाग लेती है और वर्तमान समय में केवल स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। बाकी आप देखें हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया, क्योंकि दुनिया की जो विशाल जनसंख्या है, आबादी है, उसकी वजह से हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं अपना सकते थे। तो ऐसे में हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता है उसके पास प्रभुसत्ता है। तो जनता चूंकि सीधे इलेक्शन में ना तो खड़ी हो सकती है, ना मतदान दे सकती है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, यानी बीच में मीडिएशन बनाती है और उनको चुनकर भेजती है। और वो प्रतिनिधि चाहे वो संसद में पहुँचे या विधानसभाओं में, वो जनता के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। तो आप देखें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इस समय दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र का यही मॉडल जो है इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। फिर आया लोकप्रिय प्रभुता क्या होती है या लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता, इस शब्दावली को जन्म जो है रूसो ने दिया था, है ना। लोकप्रिय प्रभुसत्ता से अभिप्राय यह है कि जनता के अंदर प्रभुसत्ता है। प्रभुसत्ता का अर्थ क्या होता है, यानी राज्य की सर्वोच्च शक्ति। तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति जनता में नहीं है, क्योंकि जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो उनके लिए कानून बनाते हैं। तो जनता के पास वो अंतिम शक्ति है कि अगर वो चाहे तो सरकार बना सकती है और सरकार को हटा सकती है। तो इस तरह आप देखें लोकप्रिय प्रभुसत्ता ये विद्यमान है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें चुनाव का क्या रोल है, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमें एक सही उम्मीदवार और कैंडिडेट का चुनाव करना होता है जो हमारे क्षेत्र के लिए जो है सही कानूनों का निर्माण कर सके और जनता के लिए अच्छे कानून बना सके। क्योंकि हम पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, तो ऐसे में हम अपने सांसद और विधायकों को चुन करके पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में पहुंचाते हैं। तो चुनावों का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आप देखें कि हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में बाकायदे भाग 15, एक पूरा का पूरा जो भाग है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में और निर्वाचनों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की ही बात कही गई है। अब प्रश्न ये आता है कि जो भारत में चुनाव प्रणाली है, जो इलेक्टोरल सिस्टम है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, मेन फीचर्स क्या हैं। तो हम लोग जब तक मेन फीचर्स को नहीं समझेंगे, तो हम जब चुनाव आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो हम आप देखें भारत में चुनाव प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनमें पहली विशेषता यह है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव, है ना। हमारे यहाँ दोनों तरह की चुनाव प्रणालियों को अपनाया गया है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत हम लोकसभा और विधानसभाओं और इवन स्थानीय स्तर पर नगर निगम, नगर पालिका और जो आपकी ग्राम पंचायतें वगैरह हैं, इनका हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं, यानी जनता सीधे सीधे चुनाव में इन्वॉल्व होती है। दूसरा आप देखें अप्रत्यक्ष चुनाव, इसमें हम आप देखें जो हमारी राज्यसभा है, विधान परिषद है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, इनको हम अप्रत्यक्ष
रूप में चुनते हैं। यानी इट मीन्स ये है कि जनता सीधे सीधे चुनाव में इन्वॉल्व नहीं होती है, यानी बीच के जो प्रतिनिधि हैं वो जाकर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस तरह आप देखें, ये क्लियर हुआ हमें पॉइंट कि भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट आप देखें, जो सर्वप्रमुख विशेषता है वो है वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आप देखें 61वें संविधान संशोधन के पहले मतदाता की आयु 21 वर्ष होती थी, जिसको 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष के सभी वयस्क नागरिक, पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, लिंग, क्षेत्र के हो, सभी को पूरी तरह मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, आप देखें तमाम पश्चिमी देशों में बहुत समय तक, जो अपने आप को विकसित लोकतंत्र कहते हैं, इवन अमेरिका और ब्रिटेन में बहुत देर से जो है महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। लेकिन ये हमारे सौभाग्य का विषय है कि 1950 26 जनवरी को जब हमने अपना संविधान लागू किया तो उसमें वयस्क मताधिकार का रास्ता अपनाया कि सभी 18 वर्ष के जो वयस्क हैं, भारत की सीमा में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, वो सब के सब मतदान में प्रतिभागिता करेंगे। एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र, यानी पूरे देश को चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे आप देखें, हमारी लोकसभा के लिए 543 लोकसभा क्षेत्रों में हमने बांट दिया, तो हर लोकसभा क्षेत्र से केवल एक सदस्य चुन करके आता है, यानी कि 2-3 वहां से आ जाए। खड़े तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, लेकिन जिससे बहुमत प्राप्त होता है वो एक सदस्य। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र है कि 543। तो इसी तरह आप देखें कि राज्यों में जो विधानसभाओं की सीटें हैं, तो वहां से भी बाकायदे विधायक एक एक चुन करके आते हैं। नेक्स्ट आप देखें गुप्त मतदान। गुप्त मतदान यानी आप देखते हैं कि हम अपने बैलेट का प्रयोग, अपने वोट का प्रयोग गुप्त रूप में करते हैं, है ना, आमने सामने वोटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट आप देखें, एससी और एसटी के लिए बाकायदे आरक्षित सीटों का प्रावधान किया है। अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत 131 सीटें ओवरऑल आरक्षित की गई हैं, और जिसमें 84 सीटें जो है वो एससी को दी गई हैं और 47 जो है सीटें वो प्रदान की गई हैं एसटी को। तो कुल टोटल 131 सीटें 543 में ये रिजर्व कोटे के तहत जो है इनको रखा गया है। 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ है, हालांकि जब संविधान बना था तब भी ये बात कही गई थी कि इस आरक्षण को हम कुछ वर्षों के लिए लागू कर रहे हैं और आगे समय समय पर जो हमारा विधानमंडल है, जो संसद है, वो क्राइटेरिया तय करेगी। तो आप देखें 2019 में 104वां जो संशोधन हुआ उसके द्वारा 10 वर्ष के लिए फिर एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी ये रिजर्वेशन जो 131 सीटों का है यथावत, और जो सीटें रिजर्व की गई हैं उन पर वो रिजर्व कैंडिडेट ही चुनकर आएगा। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत हमारे संविधान में, हमारी चुनाव प्रणाली में एक निर्वाचन आयोग की बात कही गई। निर्वाचन आयोग का काम है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम संवैधानिक पदाधिकारियों के चुनाव संपन्न कराना, इसके अलावा जो मतदाता सूचियां तैयार करना और जो राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता वगैरह प्रदान करना। नेक्स्ट आप देखें, ऐच्छिक मतदान है, देयर इज नो कंपल्सन, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको वोट डालने जाना ही पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग आराम करते रहते हैं घरों पे कि धूप बहुत ज़्यादा है, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक दिस इज अ बैड थिंग। हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा अभियान होता है, हम अपने भाग्य का निर्माण कर रहे होते हैं। तो अच्छे कैंडिडेट को चुनने के लिए हमें मतदान केंद्र तक जरूर जाना चाहिए। तो आप देखें ऐच्छिक मतदान है ना, लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि कहीं 49%, कहीं 50%, कहीं 60-64%, यानी पता लगा कि करीबन 40 to 50% लोग मतदान का प्रयोग ही नहीं करते हैं, जिससे गलत लोगों के चयनित होने की पूरी संभावना रहती है।
नेक्स्ट आप देखें मतदान मशीनों का प्रयोग। 15 मार्च 1989 को संसद ने तय किया, चुनाव आयोग ने, कि हम बाकायदे जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग करेंगे। प्रथम बार 1998 में ये दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग किया गया और तब से निरंतर चलायमान है। हालांकि विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का बहिष्कार किया जाना चाहिए और जैसे पहले बैलेट पेपर से जो है मत दिए जाते थे वैसे ही दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आप देखें राजनीतिक दलों का पंजीकरण व मान्यता जो चुनाव आयोग है वो समय समय पर करता है। भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है। बहुत सारे पश्चिमी लोकतंत्र हैं जहाँ पर केवल 2 दलों का प्रावधान है। जैसे आप ब्रिटेन में देखते हैं कि वहाँ पर 3 दल हैं, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी। लेकिन फ्रांस में, हमारे यहाँ पर बहुदलीय जो है व्यवस्था है कि अनेक दलों का जो है वो बाकायदे आप भी अपना दल बना सकते हैं और इन दैट केस उसका विस्तार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पंजीकरण प्रदान करना और मान्यता प्रदान करना ये किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। नेक्स्ट आप देखें साधारण आधार पर परिणाम घोषित हो जाते हैं। पता ये लगा अगर किसी कैंडिडेट से आपको 2 मत, 1 मत भी अधिक मिला हुआ है तो आप जीते हुए कैंडिडेट कहलाएंगे, है ना। इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस क्षेत्र के कितने मतदाताओं ने मतदान किया है अथवा नहीं किया है। केवल एक साधारण बहुमत के आधार पर परिणाम घोषित हो जाता है। नेक्स्ट आप देखें साधारण बहुमत। ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चुनाव के संबंध में संसद व विधान मंडलों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया कि हमारी संसद समय समय पर, जैसे आप देखें पहले निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय होता था, तो संसद ने तय किया कि ये सही नहीं है। आफ्टर ऑल 1 मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 सहायक निर्वाचन आयुक्तों की व्यवस्था की गई, जो कि हमारी संसद के द्वारा ही विधान बनाकर ऐसा किया गया। तो आप देखें इसी तरह पंचायत के चुनाव हैं, इनको लेकर जो हमारे राज्यों के विधानमंडल है वो नियमावली, सेवा शर्तें वगैरह तय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो भारत में चुनाव प्रणाली है इसकी एक प्रमुख विशेषताएं हैं। अगले लेक्चर में हम आपके साथ चुनाव आयोग को विस्तार से डिस्कस करेंगे और कंपटीशन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।